हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एग्रीगेट डिमांड, जिसको एडी भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये जो टॉपिक मैं बना रहा हूँ, इसको मैं इंट्रोडक्टरी लेवल पे बना रहा हूँ। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में समझा सकूँ। अगर आपको इस टॉपिक को विद टेबल एंड डायग्राम चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, मैं आपके साथ उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। वो इससे थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एग्रीगेट डिमांड is the total amount of goods and services demanded in an economy या in the economy। तो सिंपल वर्ड्स में एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? जितनी भी डिमांड हो रही है गुड्स की और सर्विसेज की पूरी इकोनॉमी में, उस सारी डिमांड का जो टोटल होता है उसे एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं, इट रेफर्स टू द डिजायर्ड, इंटेंडेड और प्लान्ड डिमांड और स्पेंडिंग by the people, that is the total amount of goods and services they would like to purchase। कई बुक्स में या कई इकोनॉमिस्ट ने उसको इस तरीके से भी डिस्कस किया है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक गिवन टाइम पीरियड में इकोनॉमी में खरीदना चाहते हैं, मतलब डिजायर्ड हैं या प्लान्ड हैं, या जो लोग हैं वो उस हिसाब से स्पेंडिंग करना चाहते हैं जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उस सबको टोटल कर दें तो भी एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। तो कई बुक्स में इसको एग्रीगेट डिमांड की जगह एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी लिखा हुआ है, जिसको ए कहा जाता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। We can consider four main groups of buyers in an economy, that is individual consumers or households, firms, governments and foreign purchasers of domestic output। जो डिमांड करने वाले चार ग्रुप्स हो सकते हैं पूरी इकोनॉमी में। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स या हाउसहोल्ड्स मतलब हम हो गए, ठीक है। फर्म्स भी तो डिमांड करती हैं फैक्टर सर्विसेज की या रॉ मटेरियल की। गवर्नमेंट भी तो डिमांड करती है सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज की। और फॉरेनर्स भी तो हमारे यहाँ सेल परचेज करते ही हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। Therefore, the desired or planned demand, that is spending, is the amount that households, firms, and the governments and the foreign purchasers would like to spend on domestic output। तो सिंपल वर्ड्स में विद इन द कंट्री जो भी सामान बना उसके खरीदार, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों मतलब कंज्यूमर्स या हाउसहोल्ड्स हों, या फर्म्स हों या गवर्नमेंट्स हों या फॉरेन परचेजर्स हों, उन सब की परचेज को या डिमांड को टोटल कर दें तो एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। इन अदर वर्ड्स, डिजायर्ड डिमांड इन द इकोनॉमी इज द सम टोटल ऑफ द डिजायर्ड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कि अगर हमने डिमांड का टोटल करना है तो जो भी लोगों की प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है डिजायर्ड, उसको टोटल कर लेंगे। डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स वगैरह करना चाहती हैं उसको ऐड कर लेंगे। डिजायर्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग कि गवर्नमेंट जो खर्चा करना चाहती है। एंड डिजायर्ड नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट्स को भी अगर हम इसमें ऐड कर लेंगे तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगी। इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी समझाया हुआ है। Thus, the desired spending on the domestically produced goods and services is called aggregate spending, that is aggregate demand, and can be expressed as aggregate demand is the total of consumption, मतलब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, इन्वेस्टमेंट मतलब फर्म्स ने जितना भी खर्चा किया, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, और एक्स माइनस एम, कैपिटल एक्स होता है एक्सपोर्ट्स, माइनस एम मतलब इंपोर्ट्स, ठीक है। तो ये एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो जब भी आपने पेपर में लिखना है इसको बॉक्स सा बना देना पेंसिल से, और उसके बाद नीचे आपने लिखना है कि कंपोनेंट्स के नाम क्या क्या हैं, जैसे वेयर एडी स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट स्पेंडिंग। बुक्स में अलग अलग वर्ड से लिखा होता है, आप एग्रीगेट डिमांड भी लिख सकते हो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो, एग्रीगेट स्पेंडिंग भी लिख सकते हो। आपको वही चीज लिखनी है जो आपको क्लास में लिखाई है। नहीं तो कई बार टीचर, अब मैं ये नहीं कह रहा टीचर की नॉलेज पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, मगर कई बार टीचर कहते हैं नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से लिख लेना। सी इज द डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड्स। ये जो सी है ये क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स भी कह सकते हो। तो ये जो आई है दैट इज आई स्टैंड फॉर डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो फर्म्स करेंगी। एंड ये जो जी है इट इज डिजायर्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी। एंड एक्स माइनस एम इज द नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं इसको, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिफरेंस होता है अगर वो पॉजिटिव है तो एग्रीगेट डिमांड में ऐड हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो एग्रीगेट डिमांड से वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। दस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर
हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको सी कहा गया है ऊपर वाले फॉर्मूले में, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको जी से डिनोट किया जाता है, और नेट एक्सपोर्ट्स जिसको एक्स माइनस एम कहा जाता है। ठीक है, तो इफेक्टिव डिमांड बेसिकली क्या है? इफेक्टिव डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल एक्चुअली बाय इन द इकोनॉमी। अब एग्रीगेट डिमांड क्या था? प्लान्ड, प्लान्ड तरीके से, डिजायर्ड। बट ये जो इफेक्टिव डिमांड है इसका मतलब होता है कि लोग एक्चुअल में क्या खरीद रहे हैं। समझ की बात? इट इज एक्सपोज्ड कॉन्सेप्ट। एक्सपोज्ड का मतलब क्या है? एक्सपोज्ड मींस आफ्टरवर्ड्स, मतलब आपने प्लान किया आप 10 यूनिट खरीदना चाहते हो, वो होगी डिजायर्ड। ठीक है, मगर आपने एक्चुअल में 8 ही खरीदे, उसे क्या कहा जाता है? एक्सपोज्ड डिमांड। समझ की बात? तो इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड है जो एक्चुअल में डिमांड हुई। इट रेफर्स टू समथिंग दैट एक्चुअली और अल्टीमेटली हैपन्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो चीज है, ये वो डिमांड है जो एक्चुअल में हुई है। ठीक है, जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें डिजायर्ड का कॉन्सेप्ट था या प्लान्ड का कॉन्सेप्ट था। इफेक्टिव डिमांड इज द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। जैसा कि मैंने अभी बताया, डिजायर्ड स्पेंडिंग नीड नॉट टू बी इक्वल टू एक्चुअल डिमांड ईदर इन टोटल और एनी ऑफ कंपोनेंट। जो उसका कोई भी एक कंपोनेंट है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे बराबर हो। सपोज आपने प्लान किया, मैं ऊपर फॉर्मूले से समझा देता हूँ, आपने प्लान किया प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना होगा, मगर एक्चुअल में ज्यादा हो गया या कम हो गया। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी जो प्रोड्यूसर्स हैं, फर्म्स हैं, उन्होंने प्लान किया, मगर एक्चुअल में ऊपर नीचे हो सकता है। और ये जो जी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ने सोचा था इतना खर्चा होगा, इतनी डिमांड होगी, मगर उससे ज्यादा होगी। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी जो प्लान होता है, क्या पता उससे ऊपर नीचे हो जाए। तो जो डिजायर्ड है और एक्चुअल है उसमें फर्क हो सकता है। उसके कंपोनेंट्स भी अलग अलग मतलब कंपोनेंट्स भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आपस में। इफ फर्म्स प्रोड्यूस a particular quantity of goods in anticipation of a large demand, but actual demand turns out to be less, आना था यहाँ मैं लिख देता हूँ to be less, there will be unintended unsold stock of goods। तो इसमें एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर सोच रहा था कि मैं इतनी क्वांटिटी बनाता हूँ, इतनी क्वांटिटी मार्केट में बनाऊंगा तो बिक जाएगी, मगर एक्चुअल में डिमांड कम हुई तो उसके पास फालतू का स्टॉक रह जाएगा, जो अनप्लान्ड स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स है वो रह जाएगा। ठीक है, दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इसकी वजह से क्या होगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी इन्वेंट्री को रखने के लिए। समझ की बात? इन दिस केस एक्चुअल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। तो एक्चुअल में जो प्रोड्यूसर ने सोचा था जितनी इन्वेस्टमेंट करके मेरा काम चल जाएगा, उस एक्चुअल से ज्यादा हो गई है, इन्वेस्टमेंट एक्सीड कर गई है। समझ की बात? तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, जो डिजायर्ड सोची थी, जो एक्चुअल है वो उसको एक्सीड कर जाती है। ठीक है, देयरफॉर एक्चुअल डिमांड विल बी मोर देन डिजायर्ड डिमांड। तो इस केस में एक्चुअल डिमांड ज्यादा हो सकती है डिजायर्ड डिमांड से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो डिमांड उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ की बात? एक्चुअल डिमांड इक्वल प्लान डिमांड ओनली एट द इक्विलिब्रियम। जब भी इक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी में, तभी एक्चुअल डिमांड और प्लान डिमांड बराबर होती है। तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी मैं डिस्कस करूंगा इसी चैप्टर के अंदर, इसी चैप्टर मतलब इस वीडियो के अंदर नहीं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। While discussing the simple Keynesian theory of income determination, we have taken the model of a closed economy, that is an economy with no export and import। But जब बच्चे या स्टूडेंट्स जब भी मतलब किनीजियन थ्योरी डिस्कस करते हैं, तो किनीजियन थ्योरी में हम क्लोज्ड इकोनॉमी लेके चलते हैं इनिशियल लेवल पे, और जो बड़े बड़े मॉडल्स ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में करते हैं उसमें हम थोड़ा एडवांस चले जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं लेते शुरुआती लेवल पे। वी आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्सपेंडिचर एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल। तो जो गवर्नमेंट खर्चा करती है हम वो भी नहीं लेते। देयरफॉर in a simple two sector closed economy, aggregate demand is made up of two components only, that is consumption expenditure and investment expenditure। तो इसका फॉर्मूला एडी का, एग्रीगेट डिमांड का, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब सी प्लस आई रह जाता है। अगर हम एज्यूम कर लें कि गवर्नमेंट मार्केट में या इकोनॉमी में इंटरवीन नहीं कर रही, सेकंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, मतलब इकोनॉमी क्लोज्ड है, उस केस में एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई रह जाता है फॉर्मूला। तो इसलिए आपने देखा होगा कई बुक्स में क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस में एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला सी प्लस आई रहता है। Consumption expenditure refers to the desired expenditure by the households on the purchase of consumption goods and services। इधर जो C है मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो हाउस होल्ड करना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर
by the producer on the purchase of capital goods like tools, plants, machinery, factory buildings, change in inventories, and expenditure by the households on the purchase of residential इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली ये जो आई है कंपोनेंट, आई में दो टाइप की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। एक इन्वेस्टमेंट वो जो प्रोड्यूसर्स या फर्म्स करती हैं, मतलब नई मशीन खरीदने में, नया प्लांट खरीदने में, नई बिल्डिंग बनाने में, इन्वेंट्री के ऊपर जो खर्चा करती है। और दूसरा आई के अंदर वो कंपोनेंट आ जाता है जो हाउस होल्ड्स करते हैं रेजिडेंशियल हाउसेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके। घर भी तो खरीदना ही है ना, तो वो भी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आ जाता है। These two spending categories differ from each other in terms of different determinants of these spending। तो बेसिकली ये जो दो कैटेगरीज हैं, इनमें आपस में डिफरेंस है और डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं। और जैसे सी है, सी कंजम्पशन जो केनेजियन थ्योरी है वो कहता है कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। मगर जो आई है, आई इज अ फंक्शन ऑफ, आई मतलब इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब ये टॉपिक्स जो है सी प्लस आई के फंक्शन, ये मैंने अलग से बनाए हुए हैं। अगर आपको वो चाहिए होंगे तो आपकी जो भी क्वेरी होगी मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो इंट्रोडक्टरी लेवल पे एग्रीगेट डिमांड की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये जो एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक है, ये मैंने विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम भी बनाया हुआ है। अगर आपको वो भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।